वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग को 9th क्वेश्चन से करना है। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और क्लास 9th एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर है सारा कंप्लीट हो चुका है, तो उस क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन आंसर जरूर बताइएगा कि लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि आयनिक यौगिक नहीं है, यानी आयनिक यौगिक नहीं है पूछा गया है। इसमें आयनिक यौगिक बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें आप लोग का आयनिक यौगिक किस में होता है? आयनिक यौगिक धातु और अधातु के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए आयनिक यौगिक पूछा गया है कि नहीं है। तो NaCl में आयनिक यौगिक होता है, KCl में भी आयनिक यौगिक होता है, लेकिन आप लोग का HCl और यहाँ पे देख सकते हैं यानी CCl3 में आयनिक यौगिक नहीं होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी जैसे कि इस पे आप लोग का प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है, तो ये एक अपना प्लस उसको दे देता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। कोई भी तत्व चाहता है कि हमारा बाहरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट पूरा हो, जो कंप्लीट रहता है वो अस्थायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आयनिक यौगिक का कौन सा गुण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जल के विलेयता, यानी ये जल में विलेयता है, यानी जल में, हाँ जल में घुलता है। जैसे कि NaCl यहाँ पे आयनिक यौगिक है, NaCl आयनिक यौगिक है, लेकिन वो जल में घुलता है और घुलने के बाद विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठोस अवस्था में नहीं होता है, तरल अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। इसका उच्च गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। तो प्राकृतिक अवस्था में कौन सा पाया जाता है? सोना और चांदी। ये आप लोग का प्राकृतिक अवस्था यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एक तो सोना और चांदी, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो इसमें से बताइए कौन है जो विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है, विद्युत के द्वारा निष्कर्षण इसका किया जाता है। तो यहाँ पे सोना है, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोग का जो AU है, CU है, Na है, K है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, तो यानी ए सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पूछा गया वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा Ag3n, Ag2O, Ag2S, Ag2S और Ag3n। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है सी यानी Ag3, यानी सिल्वर सल्फाइड के कारण ये वस्तु यानी जो चांदी की वस्तुएं होती है काली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन के जंग से बचने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है। गैल्वेनीकरण में जैसे कि हम लोग वहाँ पे यानी पतली परत जैसे कि आयरन, जैसे लोहा हो गया, लोहे पे आप पेंट लगा देते हैं तो उसको भी हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे हम परत चढ़ा देते हैं, तो ये किस चीज़ की होती है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है वो जिंक की परत होती है, जो हम आयरन के ऊपर से कवर कर देते हैं जिससे कि उसमें जंग रस्ट न लगे। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे जीवन के लिए यानी स्टेनलेस स्टील का उपयोगी पदार्थ स्टेनलेस स्टील में आयरन के किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है। तो इसका एक ट्रिक होता है कालोनी, यानी कॉपर, लोहा, निकिल और क्रोमियम बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप कौन सा हो जाएगा? निकिल इसको लचीलापन प्रदान करता है और क्रोमियम इसको सॉफ्ट बनाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का निकिल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखिए यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। किसके निर्माण के कारण होता है? तो पूछा गया ये बताइए किसके निर्माण के कारण होता है। तो CuSO4, CuCO3, CuNO3 ट्वाइस और CuO। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग उस पर परत चढ़ती है कॉपर कार्बोनेट का यानी CuCO3 का। तो सही ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पूछा गया है, ये बताइए कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो धातु होता है ठोस होता है, लेकिन अधातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है। कौन सा जो धातु है द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो पारा होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो ब्रोमीन होती है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? यानी विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एक तो सोडियम है, विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे कापर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही कैल्शियम हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम और कैल्शियम। तो पहला और दूसरा ऑप्शन डी में दिया है, तो यही सही हो जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती है। यानी सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद है, ग्रेफाइट चमकीला होता है। तो यही पूछा गया है, आयोडीन चमकीला होता। देखिए, यहाँ से कई सारे अपवाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और धातुएं विद्युत का सुचालक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। कार्बन सुचालक नहीं होता है क्योंकि उसका चारों इलेक्ट्रॉन बंध बना लेता है, लेकिन ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिससे कि विद्युत का प्रवाह होता है। तो पूछा जाए कि अपवाद, धातु का अपवाद कौन सा है जो सुचालक होता है? ग्रेफाइट। जो धातुओं में चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती है, धातुओं में चमक होती है। तो पूछा जाए कि अधातुओं में कौन अपवाद है जिसमें चमक होती है? तो वहाँ पे आयोडीन हो जाता है। आयोडीन में चमक होती है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाती है? तो अगर यहाँ पे आपको रिएक्टिव सीरीज पता है, याद है, तब तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं याद है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी आप लोग को पहली वीडियो नहीं देखे तो उसमें मैं याद कराई थी आप लोग को रिएक्टिव सीरीज की कैसे याद करना। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, उसके बाद पारा, चांदी, सोना। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी अभिक्रियता घटती जाएगी। अभिक्रियाशीलता का मतलब कि अगर आप अगले ब्रेंच पे बैठे हैं, आपसे कोई स्ट्रांग आया, आपको आपके स्थान से हटा के खुद बैठ गया और आपको पीछे बैठा दिया, तो वो आपसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन अगर आपसे कोई कमज़ोर आया और आपको हटाया पर आप नहीं हटे, तो आप वहाँ पे अभिक्रिया, यानी आप ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यही पूछा गया है कि इसमें से बताइए कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इन 4 धातुओं में से तो मैग्नीशियम, यहाँ पे चांदी, जिंक, कापर। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा है यानी ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम। तो कौन होगा यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन? तो आप लोग का देख रहा है कि पूछा क्या है, 3 वस्तुओं द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विस्थापित किया जा सकता है यानी सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो मैग्नीशियम इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद जिंक सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद कापर है। सबसे कमजोर कौन है? चांदी है, क्योंकि चांदी यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? सबसे नीचे वाले हिस्से में दिख रहा है। तो इसको सारी तत्व यानी सारे तत्व क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यानी 3 चिन्हित परख नली ए, बी और सी में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3 संबंध एक में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं। प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया है। तो परख नली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परख नली सी में धातु घुल गई। धातु हो सकती है, यानी आप लोग को देखिए HCl, SNO3 में HCl एवं सांद्र, यानी ये सांद्र HCl और सांद्र HNO है। ये क्या बन गया है? एक एक्वेरेजिया बन गया है। तो यहाँ पे 3 संबंधी एक में मिलाया गया है। तो पूछा गया है कि जो इसमें घुल गई है वो धातु कौन सी हो सकती है? तो कौन घुल जाता है एक्वेरेजिया में? सोना। ये आपको याद होना चाहिए कि एक्वेरेजिया बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, जो कि 3 संबंध एक में मिलाया जाता है और ये सोना और प्लेटिनम को गला देता है। जैसे कि आपका कोई गहना है, उसको काला पड़ गया है या थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो जब आप उसको सोनार के पास लेके जाते हैं तो वो जब उसको साफ करता है, यहाँ पे घोला होता है वो एक्वेरेजिया घोला होता है, यानी HCl और प्लस
3 घोला रहता है और इसी में आपका जो गहना है, अंगूठी है, अंगूठी है, जो भी है उसमें डाल देता है। तो जो ऊपर की परत सोने की होती है इसमें घुल के पड़ा जाता है, उसमें आपकी हानि होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी सोना। अगला देखिए, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक तत्वों के से मिलने से मिश्र धातु बनता है और ये एक अनिश्चित मात्रा में मिलता है, पर यह समांगी मिश्रण होता है। तो क्या धातु मिश्र धातु तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये एक समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत अपघटनीय सेल बनाता है। विद्युत अपघटनीय सेल क्या बना? धन आवेशित कैथोड, ऋण आवेशित एनोड, धन आवेशित एनोड और ऋण आवेशित कैथोड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, यहाँ पे बनता है धन आवेशित एनोड बनता है और ऋण आवेशित कैथोड बनता है। तो सही ऑप्शन आपका कौन हो जाता है? ऑप्शन बी। हमेशा आप लोग का कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान अगर जिंक का अब विद्युत परिष्करण के दौरान क्या होता है? कैथोड पर निक्षेपित होता है, एनोड पर निक्षेपित होता है, कैथोड और एनोड दोनों पर निक्षेपित होता है, विलयन में बना रहता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड पर निक्षेपित होता है। जिंक क्या है? एक धातु है और ये धातु पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? निगेटिव के तरफ। तो कैथोड क्या है? निगेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। तो हम चाकू से किसको काटते हैं? पोटेशियम और सोडियम को। अगर आपको पता है तो बस थोड़े आगे का 2 अक्षर पढ़ेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पता है तब तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए, धातु चाकू से काट, लेकिन ये गलत बात है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तब आपको आंसर लगाना है। काटा जा सकता है, यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता, यह जल के साथ प्रेजेंट अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से धातु कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु एक धातु का एक अधातु तथा अधातु के साथ सममांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु उसके अवयव में एक अधातु रखती है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा स्टील। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने